तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं साथ साथ मैक्सिमम 5 पेपर करा दूं, लेकिन हाँ ये आपको मुश्किल लगेंगे। ऐसी बात क्यों है, क्यों मुश्किल लगेंगे भाई? जब हम मेहनत कर रहे हैं तो मुश्किल नहीं लगना चाहिए। बेटा जी ये पेपर जब हुआ, मुझे बताइए जिन बच्चों ने पेपर दिया उन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग कितने महीने पढ़ी? 6 नहीं 4 महीने, 4 या मैक्सिमम 4.5 महीने, 6 महीने कोई भी नहीं पढ़ता। 4-4.5 महीने का बैच होता है। 4 मंथ्स 4.5 मंथ्स उन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी, रिविजन्स की, टेस्ट दिए, मॉक एग्जाम दिए, फिर जाके वो पेपर में जाके सवाल कर रहे हैं। अभी तो आपकी बेटा इतनी प्रैक्टिस ही नहीं है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ये कैलकुलेशंस मल्टीपल टाइम हाथ से जब गुजार लेंगे तो हमें भी ये कन्वीनियंट लगेगा, आदत हो जाएगी, आसान लगेगा। लेकिन जब तक हमने प्रैक्टिस नहीं की तो वो चैलेंजेस आएंगे जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम में। तो जब वो चैलेंजेस आएंगे हम उनको ओवरकम करते करते इंशाल्लाह अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर लेंगे। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपसे कंप्लीट सवाल हो, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप मेजर जो पोर्शन है उसको सॉल्व करने की कैपेसिटी रखें। अब देखिए हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ ली है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो फार्मूला से भी पढ़ लिए, दैट वाज बेसिक कॉन्सेप्ट। नया कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, नया फार्मूला कोई नहीं है। अब हम देखने लगे हैं कि पेपर में वो हमसे क्या चाहता है। अब हम कैपेसिटी बिल्ड करेंगे। जब पास पेपर्स कर रहे हैं अगले 2-3 दिन हमें इस चैप्टर की कैपेसिटी बिल्ड करनी है। जब कैपेसिटी बिल्ड होगी वी विल बी चैंपियन। हमने 2 सेगमेंट कर लिए, ईओक्यू कर लिया, हमने इन्वेंट्री लेवल्स कर लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ गए, प्रैक्टिस हो गई, पता चल गया कि दीज आर द फाउंडेशंस। अब हम ईओक्यू के सवाल करेंगे। उसके बाद हमने एक टॉपिक रहता है अनसर्टेनिटी, यानी जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है वो पढ़ेंगे। चैप्टर कंप्लीट 10 से 15 नंबर पेपर के हमारे सॉल्व। अब हम इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करते हैं जी। ये पेपर में सवाल आया मार्च 2010 में। जब भी पेपर के सवाल को करना है तो रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन की तरफ जाना। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेविंग, उसने क्या कहा, सेविंग की अमाउंट कैलकुलेट करें। जब आप ICAR का सोल्यूशन देखेंगे ना, उसने भी सेविंग नहीं कैलकुलेट की। इसका शायद 1 या 2 नंबर होंगे पेपर में, उसने भी नहीं कैलकुलेट की शहजादे ने। दैट कैन बी अचीव, जो आपको मिल सकती है इफ MDL अडॉप्ट, ये जो ऊपर कंपनी का नाम है, अडॉप्ट पॉलिसी ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर्स बेस्ड ऑन EOQ। EOQ की बेस पे अगर ऑर्डर प्लेस करें तो उसको जो सेविंग हो सकती है वो आपने क्या करना है, उसको कंप्यूट करना है। ये उसकी रिक्वायरमेंट है। लें जी, मैं अपनी रिक्वायरमेंट को सबसे पहले लिखता हूँ। आई विल ट्राई कि मैं पूरा सवाल ब्लैक से करूँ जैसे आपके पेपर में होगा, ताकि प्रेजेंटेशन बन जाए। हमारा क्वेश्चन नंबर, लेट सपोज क्वेश्चन नंबर क्या है, इसके ऊपर लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, ये पेपर में था क्वेश्चन नंबर 2। नए पेज से शुरू करेंगे। हर सवाल को नए पेज से शुरू करना है। सब पार्ट कर सकते हो लेकिन एवरी क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम न्यू पेज। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा। मेन रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूट द सेविंग, तो हमने सेविंग लिखनी है। सेविंग इज इक्वल टू, कैसे, पॉलिसी ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन EOQ, ठीक है, कॉस्ट अंडर EOQ माइनस किससे सेविंग होगी, तो पुराना सिस्टम होगा ही ना, माइनस ओल्ड पॉलिसी ऑफ ऑर्डरिंग ओल्ड ऑर्डरिंग सिस्टम्स कॉस्ट। ओल्ड ऑर्डरिंग सिस्टम की जो कॉस्ट थी उसको EOQ से माइनस करेंगे। तो उसने कहा सेविंग कैलकुलेट करेंगे तो सेविंग ही होगी। अगर वो पे का बताएं सेविंग होगी या लॉस होगी, इसका मतलब है कि हो सकता है लॉस भी हो जाए। उसने कह दिया सेविंग तो सेविंग ही। अब ये आ गया हमारा मेन रिक्वायरमेंट आ गई हमारी। इससे नीचे बाकी सब कुछ जो हमने करना है वो वर्किंग्स में करेंगे। वर्किंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी वर्किंग्स बनेंगे हमने वर्किंग्स में काम करना है। क्यों, हर एक स्टेप पे अलग नंबर मिलना। किसी स्टेप के कैलकुलेशन के 1 नंबर है, किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं। तो मुझे भी अपने पेपर को स्प्लिट डाउन करके उन मार्क्स को अचीव करना है। ये तो 2010 का ना, 2010 में मार्किंग स्कीम नहीं थी। नेक्स्ट सब्जेक्ट्स में जाएंगे तो ये देखें मार्किंग स्कीम है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। दिस इज द क्वेश्चन, इसके साथ मार्किंग स्कीम लगी हुई है। यस, ये देखें मार्किंग स्कीम लगी हुई है। एग्जामिनर क्या कहता है,
कहते कंप्यूट द EOQ नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिमांड, यानी एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स और EOQ 3.5 नंबर। तो आपने ये तीनों चीज़ें अलग अलग कैलकुलेट की होंगी तो वहाँ पे जाके नंबर दे देगा। कहता है कंपैरिजन ऑफ रीऑर्डर लेवल विद डिमांड लेवल ड्यूरिंग लीड टाइम, 1 नंबर इसका मिल गया। कंपटीशन ऑफ स्टॉक आउट एंड इट्स कॉस्ट, स्टॉक आउट हो तो उसकी कॉस्ट क्या होगी ये बताना। एवरेज इन्वेंट्री 4 नंबर। होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करें पूरे साल की 2 नंबर। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने का 2 नंबर। कंक्लूजन, ये जो ऊपर हमने सेविंग बताई है, कंक्लूजन का कितना नंबर, आधा नंबर। ठीक है, बात हुई। रिक्वायरमेंट क्या थी, सवाल की रिक्वायरमेंट देखते हैं। उसने 3 रिक्वायरमेंट बताई हैं। कैलकुलेट EOQ। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, सप्लायर हैड ऑफर द डिस्काउंट पर ऑर्डर, ये है जी। शुड एक्सेप्ट, यानी आपने बताना है कि डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तीसरा क्या, डिस्कस 3 प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। तो मैंने सिर्फ इन दोनों की नीचे वर्किंग दी हुई है। EOQ के जो लिमिटेशंस उसके बारे में नहीं बताया। A और B के नीचे मार्किंग स्कीम गिवन है। तो मार्किंग स्कीम में हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक स्टेप जो हम वाइट पेज पे अपने ब्लैक पेन से लिखेंगे, दैट स्टेप, दैट वर्ड, दैट वर्किंग कैरी मार्क्स। तो हमें मार्क्स कैरी करने हैं। स्प्लिट डाउन किया हुआ क्वेश्चन को, तो हम भी अपने क्वेश्चन को स्प्लिट डाउन करके उसके मुताबिक ही सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, वर्किंग 1। अब मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रही हूँ। मैंने अपना टेम्पलेट सोच लिया कि अल्टीमेट ये रिजल्ट है जिसका शायद आधा नंबर है, वो मैंने ऊपर लिख दिया। अब इससे नीचे सवाल शुरू करते हैं। मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड इज अ डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी ऑफ कैल्टिन विच इज यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड डिमांड इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल एक जैसी डिमांड होती है, ना कम ना ज्यादा। ओके, द रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज अंडर। रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखते हैं जी। एनुअल डिमांड इन द कंट्री, पूरे मुल्क में, एक एक लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन द कंट्री इज 240,000 टन। पूरी कंट्री में जो एनुअल डिमांड है दैट इज 240 टन्स। द एनुअल डिमांड इज इन द कंट्री इज 240,000 वेयर MDL's शेयर इज 32.5%। हमारा शेयर कितना है, 32.5%। हम किसके लिए कॉस्टिंग कर रहे हैं, MDL के लिए। तो हमें यहाँ से अपनी एनुअल डिमांड निकाल, ये तो कंट्री की दी हुई है, हमें अपनी चाहिए। तो पहली मिस्टेक बच्चों ने यहाँ पे की होगी, इस डिमांड को एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट समझ कर सवाल सॉल्व कर दिया। तो क्या उसका सारा सवाल गलत है? ICAP कहता है मैं एक गलती को बार बार पेनिट्रेट नहीं करता। उसने 240 सेलेक्ट किया, उसकी बेस पे पूरा क्वेश्चन कर दिया, सारी फिगर्स गलत है, लेकिन फिर भी 15 में से उसके 12 नंबर आ जाने। ये क्या बात है? बाकी स्टेप्स के मार्क्स है ना। वो कहता है 1 मिस्टेक विल नॉट बी पनिश ट्वाइस। एक गलती को हम बार बार पनिश नहीं करेंगे। अगर उसकी वजह से पूरा सवाल गलत हो गया, गलत जवाब आया, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट ठीक, आपने फॉर्मूला लिखा, आपने वैल्यूज लिखी, पहली वैल्यू जहाँ जहाँ लिख रहे हैं वहाँ पे फिगर गलत आ गया, तो उसके बार बार मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है जी। तो पहली रिक्वायरमेंट हम वर्किंग नंबर 1 में आते हैं। हमें पता वो कैलकुलेट कराना चाहता है, तो इसके नंबर होंगे, तो मैं अपने पास वर्किंग नंबर 1 में लिख देता हूँ जी। अब ये नहीं कहना कि ये तो अज्यूम्ड है, ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेट करना है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं बेटा जी, जितना उसको लिख के बताएंगे उसके मुताबिक वो ढूंढ के आपको नंबर देगा। तो उसके लिए आसानी पैदा करनी है। एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स या डिमांड इज इक्वल टू 2,40,000 पूरे कंट्री की है, मल्टीप्लाई बाय हमारा शेयर कितना है 32.5%। तो टन्स इज आर रिक्वायर्ड डिमांड। अब उसने ये ढूंढना है, एक नंबर है, आधा नंबर है, इसके सामने लिख देगा ये नंबर, उसके बाद एंड पे काउंट करेगा। तो मुझे पता चल गया, मुझे एक या आधा नंबर मिल गया इस सवाल में। 12 में से हाफ मार्क या 1 मार्क आई अचीव्ड। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर, द एवरेज सेल प्राइस, द एवरेज सेल प्राइस, अन्य मानी देखना, यही कम कीमत ले लो। उसने कहा सेल प्राइस जो हम बेचते हैं वो बेचते हैं 22,125 रुपये टन।
इतने का ये कंपनी बेचती है। वेयर एज प्रॉफिट मार्जिन जो ये कमाते हैं 25% ऑफ कॉस्ट कमाते हैं। कॉस्ट 100%, उसके ऊपर 25% प्रॉफिट लिया तो सेल्स 125%, तो ये 125% पे बेचते हैं कॉस्ट से। अब हमने दूसरे पॉइंट में से क्या निकालना है, कॉस्ट पर यूनिट। हम कितने का खरीदें, बेच रहे हैं 22,000 का, खरीद रहे हैं कितने का, ये कैलकुलेट करना है। चूँकि होल्डिंग कॉस्ट भी उसके मुताबिक है, परचेजिंग कॉस्ट भी उसके मुताबिक आएगी। अगर हमें इसकी कॉस्ट ऑफ परचेज पता है, मटेरियल में तो हमें सेल प्राइस से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, हमें तो चाहिए होती है मटेरियल की कॉस्ट। हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, तो कॉस्ट इज आवर इंटरेस्ट, वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट। तो सेकंड पॉइंट में उसने कॉस्ट कहा हुआ है, तो मैं यहाँ पे वर्किंग नंबर 2 बनाता हूँ। कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट चाहिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारी सेल्स प्राइस जो उसने दी हुई है ये बराबर है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ले रहे हैं, तो सेल्स प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट अगर मेरी 100% है, जिसकी परसेंटेज दी जा रही होती है वो 100% है, कॉस्ट इज माई 100%, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा इसका 25% प्लस 25% इंटू 100। ये बेटा समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सेल प्राइस कितनी हो जाएगी 125, अगर इसका ग्रैंड टोटल करें, चलिए मैं लिखा रहने देता हूँ, सेल्स प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू कॉस्ट है, लिख देता हूँ, प्लस 0.25 इंटू प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट की परसेंटेज है, तो सेल्स प्राइस कितने परसेंट हो जाएगी 1.25 सेल प्राइस है। ये बात समझ आइए, ये मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमें क्या चाहिए, हमें कॉस्ट चाहिए, तो सेल प्राइस को हम दूसरी तरफ भेज देते हैं 1.25 सेल प्राइस, इसमें से माइनस कर देते हैं 0.25% प्रॉफिट, तो मेरे पास क्या आ जाएगी 100% ऑफ सेल आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। तो अगर इसमें से मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा जी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है जी 100% कैलकुलेट करना है, 100 डिवाइडिंग बाई 125%। तो मुझे सेल प्राइस गिवन है और मुझे चाहिए क्या, कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट का सेल्स का क्या रिलेशनशिप है, ये 100% है, ये कितनी है 125% है। तो इसका आसान तरीका मैंने आपको अगर याद हो कॉस्ट अकाउंटिंग में बताया हुआ था, कॉस्ट इज इक्वल टू सेल प्राइस डिवाइडिंग बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 100। सेल प्राइस में से कॉस्ट निकालनी है, सेल प्राइस 125% है तो डिवाइड करेंगे 125 से, कॉस्ट निकाल लिया 100% तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने पेपर में उसको ये वर्किंग बतानी है, मैंने समझाने के लिए इक्वेशन बनाई है। सेल प्राइस कितनी है इसकी 22,125 डिवाइडिंग बाय जो कि 125% है, मुझे इसमें से कितने परसेंट निकालने हैं 100%। तो कॉस्ट क्या आएगी मेरे पास 17700, ठीक है। तो दिस इज माय कॉस्ट पर यूनिट, ये आप एग्जामिनर को बताएंगे। अच्छा बेटा जी 00, तो एग्जामिनर सॉरी 17700 ये आता है। दिस इज माय कॉस्ट। अब मुझे बताइए इस कॉस्ट के कितने नंबर होंगे, शायद 1 नंबर, शायद आधा नंबर, लेकिन वो एग्जामिनर जब आके मेरी वर्किंग देखेगा मुझे ढूंढ के यहाँ पे नंबर दे देगा कि मैंने यहाँ से कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया। और आसान करना चाहते हो तो उसके पॉइंट्स को भी रेफर कर दो, पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है, ये मैंने पहला पॉइंट सॉल्व किया वर्किंग नंबर 1 में, ये दूसरा पॉइंट सॉल्व किया वर्किंग नंबर 2 में, वो आके आपको मार्क्स देता रहेगा। सवाल नहीं भी सॉल्व किया, लेकिन मेरे पास चल गया मुझे 1.5 से 2 नंबर मिल गए आउट ऑफ 12, शायद 3 नंबर भी हो गया।
अगली रिक्वायरमेंट तीसरे नंबर पे कहता है द एनुअल वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड, बस सिर्फ से ये किसी क्या कि एसी ऑन करिए, फिर एसी ऑन करिए, गर्मी हो रही है क्लास में। कहता है एनुअल वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद परचेजिंग डिपार्टमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी, किसकी कॉस्ट है जी, जरा गौर से देखिएगा सवाल में। एनुअल वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द परचेजिंग डिपार्टमेंट, पूरे परचेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट बताई, आर टू बी एक्सपेक्टेड 4.2 मिलियन ड्यूरिंग द करंट ईयर। हमें किसकी चाहिए, हमें तो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए, यानी हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो परचेज का खर्चा है हमें तो वो चाहिए, और वो भी वेरिएबल चाहिए, फिक्स नहीं चाहिए। पर ऑर्डर कॉस्ट ना, जितनी दफ़ा ऑर्डर प्लेस करो उतनी दफ़ा कॉस्ट आएगी, फिक्स कॉस्ट हमारे सवाल से रिलेटेड नहीं है। उसने दी भी वेरिएबल, अगर फिक्स दी होती, टोटल कॉस्ट दी होती, फिक्स अलग करते। हमें तो चाहिए पर ऑर्डर कॉस्ट, जितनी दफ़ा ऑर्डर करे उतनी दफ़ा खर्चा, जितनी दफ़ा ऑर्डर उतनी दफ़ा खर्चा, तो इसलिए उसने वेरिएबल ही बताई है। आगे चलते हैं। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट 10% ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट रिलेट टू द परचेज ऑफ, तो अब मैं बाकी सारा ग्रीन हाईलाइट खत्म कर रहा हूँ। हमारे काम की बात क्या है, इस टोटल वेरिएबल में से हम जिस प्रोडक्ट की ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो 10% ऑफ 4.2 मिलियन है। तो तीसरे पॉइंट को मैं नीचे ले आता हूँ। एग्जामिनर को जितनी आसानी पता करके देंगे वो आपके लिए उतनी आसानी पता करेगा। पॉइंट नंबर 3 है, लेकिन मेरी वर्किंग नंबर क्या हो जाएगी, वर्किंग नंबर 3 इसलिए लिख रहा हूँ, हमें कहीं पे जाके वर्किंग का रेफरेंस देना पड़ेगा कि यहाँ से हम लेके यूज़ किए। हमें क्या चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ, क्या नाम है प्रोडक्ट का, CALTIN, कैल्टिन, इज इक्वल टू व्हाट, टोटल कॉस्ट कितनी थी इनकी 4224000, 4224 मल्टीप्लाई बाय, हमें कितना चाहिए 10%, तो हमारी प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आ गई है 422 ये हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरे साल की कॉस्ट आई वेरिएबल। लेकिन हमें तो अभी पर ऑर्डर कॉस्ट चाहिए ना, अभी तो वो कैलकुलेट करनी है। वो जब हमें पता चलेगा हम कितने ऑर्डर्स कर रहे हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स करेंगे तो आ जाएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं हेडिंग क्या बनाऊँगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर ऑर्डर कॉस्ट या कॉस्ट पर ऑर्डर, हमने ये कैलकुलेट करनी है। अभी तक मैंने क्या कैलकुलेट किया, अभी मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट की, शायद इसका 1 नंबर होगा या आधा नंबर, तो मैंने 15 में से 3 से 4 नंबर अचीव कर लिए। छोटे छोटे स्टेप से मुझे मार्क्स मिल रहे हैं, एंड दिस इज द एग्जाम पासिंग टेक्निक। कभी भी पूरे सवाल के पीछे नहीं भागना कि मेरा जवाब किताब से मैच होना चाहिए, नहीं, मुझे हर क्वेश्चन में सफिशिएंट और मटीरियल नंबर चाहिए। 60-70% मार्क्स बगैर सॉल्व किए मुझे चाहिए, छोटी छोटी कैलकुलेशन से आ जाएंगे, ठीक है जी। तो 15 में से तकरीबन अगर मैंने 4 नंबर ले लिए हैं तो इसका मतलब क्या है, तकरीबन 20% नंबर तो मेरे आ चुके हैं। अभी हमारा कॉन्सेप्ट कोई भी यूज़ नहीं हुआ, बेसिक मैथमेटिक्स से वी आर टेकिंग मार्क्स। चौथे नंबर पर कहता है प्रेजेंटली MDL फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ परचेजिंग 6500 टन्स एट अ टाइम। ये उसने क्या बता दिया, मैं अपने पास लिख दूंगा, ये है कि प्रेजेंट ऑर्डर साइज, ये उसका प्रेजेंट ऑर्डर साइज। तो इस पर मुझे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, फिर EOQ पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरी सेविंग है। एग्री करते हैं इस बात से। कहता है कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कहाँ से आएगी, ये हमने अभी नीचे कैलकुलेट की है, ये वर्किंग नंबर 2 में कैलकुलेट की। अब हम यहाँ पे वर्किंग नंबर 4 बना लेते हैं। वर्किंग नंबर 4 में क्या लिखेंगे, कैरिंग कॉस्ट हमें चाहिए होती है पर यूनिट पर एनम, ये चाहिए होती है ना। और ये पॉइंट नंबर कौन सा था एग्जाम में, इट वाज पॉइंट नंबर 5। इसके जो नंबर है एग्जामिनर के लिए आसानी की मैंने, ये पॉइंट नंबर 5 मैंने यहाँ पे आपका सॉल्व किया है। मेरे पॉइंट में वर्किंग नंबर 3 है।
आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट नंबर 4, तो ये आप अपना आंसर प्लान कर रहे हो, इस प्लानिंग के साथ सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो सवाल सही है या नहीं है, कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, मेरा पेपर तो पास हो गया ना, मेरा टेस्ट तो पास हो गया ना, मैंने ज़्यादा नंबर तो ले लिए उसमें से। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे कैलकुलेट करनी है जी? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज इक्वल टू कॉस्ट कितनी है मेरे पास, बेहतर ये होता है कि कॉस्ट पर यूनिट आप लिख लें, फार्मूला लिख के अमाउंट लिखें, इनटू कितने परसेंट है जी? 1%। ये लिख दिया। अब अगर मेरी कॉस्ट पर यूनिट गलत भी है फिर भी मुझे आधा नंबर तो मिल गया ना कि मैंने अपना कॉन्सेप्ट बता दिया इसको। अब कॉस्ट पर यूनिट हमने कैलकुलेट किया 17,700 इंटू 1%। एक मैंने कमी छोड़ दी, अगर आप पेपर चेक करने बैठे होंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? 177 एक प्रॉब्लम आएगी। अब एग्जामिनर ने ट्रेस करना है कि 177 कहाँ से ले लिए, उसको यहाँ पे रेफरेंस बता दें कि मैंने वर्किंग नंबर 2 में से अमाउंट लिए, तो 177 के साथ आपने उसको रेफरेंस बता दिया कि भाई वहाँ से देखो वो अमाउंट मैंने ट्रेस की। अब उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, जितनी आप उसके लिए आसानी करेंगे उतनी आसानी वो आपके लिए करते हैं। ये काम आप कब कर सकेंगे? जब आप सारे क्वेश्चंस को इसी तरह से इसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। गॉट इट? आगे चलते हैं। तो मैंने जितने पॉइंट अब तक सॉल्व किए हैं उसके नंबर अचीव कर लिए। कहता है MDL मेंटेन्स अ बफर स्टॉक ऑफ 2000 टन्स। उन्होंने बफर स्टॉक भी रखा हुआ, तो रखें। जब हमने EOQ कैलकुलेट करना है तब इसको इग्नोर करेंगे, लेकिन जब कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इसको शामिल कर लेंगे। तो 2000 का इनका बफर स्टॉक है। इसके ऊपर कोई नंबर मिल सकता है? नहीं मिल सकता। अब आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, मेरी वर्किंग नंबर 5 है। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करूँगा? टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब मुझे मटेरियल की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। यहाँ से मेरा वही क्वेश्चन शुरू हो गया जो हम पहले कर रहे थे। उसमें हम क्या करते थे जी? EOQ की कॉस्ट और हमारा जो प्रेजेंट ऑर्डर साइज था वो कितना है जी? 6500 की कॉस्ट। ठीक है जी। इसमें हम क्या लिखते थे? परचेज कॉस्ट लिखनी होती थी पहले हमें, परचेज कॉस्ट। दूसरे नंबर पे हमारी क्या आती थी जी? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या था? मैं फार्मूला भूल गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। राइट, ये मेरा फार्मूला है। उसके बाद क्या आता था जी मेरे पास? होल्डिंग कॉस्ट। अब मैं तीसरा चौथा सवाल कर रहा हूँ तो मेरा फॉर्मेट बन जाना चाहिए। होल्डिंग कॉस्ट, इसका फार्मूला क्या था जी? एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। अब मेरे सवाल में क्या मेरे पास EOQ है? आंसर इज नो। अभी तो EOQ कैलकुलेट ही नहीं किया। तो वर्किंग नंबर 5 के बाद मैं वर्किंग नंबर 6 बना लेता हूँ। वर्किंग नंबर 6 मुझे EOQ चाहिए। फार्मूला भूल गया मैं EOQ का। क्या फार्मूला था? जो एनुअल रिक्वायर्ड क्वांटिटी कह लें, यूनिट कह लें, एनुअल रिक्वायरमेंट कह लें, जो मर्जी लिखने, डजंट मैटर। ज़रूर लिखें, फार्मूले के भी नंबर मिलते हैं, ज़रूर लिखिएगा कि आपको फार्मूला आता है। अब इस फार्मूला में वैल्यूज लिखनी है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है? 78,000। ये कहाँ से आई? एग्जामिनर को भी तो बताना है ना। एग्जामिनर साहब, वर्किंग नंबर 1 में मैंने इसको लिखा हुआ है। एग्जामिनर के लिए आसानी पता करनी है, ऊपर लिखते हैं नीचे लिखते हैं, जहाँ पे भी आपने किया। ये वर्किंग नंबर 1 में 78,000 कैलकुलेट किया। अब आपको क्या चाहिए? मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए आपको गिवन है। पर ऑर्डर कॉस्ट
जी 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 जी, किधर है जो ऑर्डरिंग कॉस्ट? पर ऑर्डर कॉस्ट यहाँ से भी निकालनी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनएम ये यहाँ से निकाल लेते हैं जी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर इस कारोबार की पर ऑर्डर कॉस्ट क्या है? पर ऑर्डर कॉस्ट इज इक्वल टू 422,400, ये इसकी पूरे साल की कॉस्ट है, डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड कर दो तो इसकी कॉस्ट नहीं निकल आएगी, एक ऑर्डर की कॉस्ट निकल आएगी। ये कंपनी मौजूदा सूरत हाल में कितने ऑर्डर्स प्लेस कर रही है? इनकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है बेटा जी? 78,000। और ये एक दफ़ा कितने यूनिट्स मंगवाते थे? इन्होंने सवाल में बताया हुआ है एक दफ़ा ये 6500 यूनिट्स मंगवाते थे, तो डिवाइडिंग बाय 6500, ये नीचे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए 422,400। ये इनकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आते थे? 12 ऑर्डर्स करते थे, तो एक ऑर्डर की कॉस्ट इस कारोबार की कितनी थी? 35,100। ये एक ऑर्डर की कॉस्ट 35,200। सबको ये समझ आ गया बेटा? ये पर ऑर्डर कॉस्ट, पूरे साल का खर्चा 4,22,000। पहले कितने ऑर्डर करते थे? 12। एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 35,200। अब ये कहाँ से आया? वर्किंग नंबर 3 में से। EOQ में लिखें इंटू 35,000। अच्छा, इसमें देखिए मैं फ़ॉन्ट साइज़ 3 फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ कर रहा हूँ। 35,200 ये मैंने अमाउंट लिखी, कहाँ से आई? वर्किंग नंबर 3 में से। जब आप सारा एक ही फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करेंगे तो आपका एग्जामिनर परेशान हो जाएगा कि ये क्या कर रहा है। तो देखिए मैंने 2 फ़ॉन्ट साइज़ रख लिए, बल्कि 3, एक मल्टीप्लाई के लिए यूज़ कर रहा हूँ, 2 रख लें तो भी काफ़ी है। डिवाइडिंग बाय, अब होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट अभी आपने 177 कैलकुलेट की है। वर्किंग नंबर 4 में आपने 177 कैलकुलेट किया, इसको बता दें 177। ये वर्किंग नंबर 4 में एग्जामिनर साहब इसकी वर्किंग है। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हो उसके साथ लिंक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कहीं से कैलकुलेट की है तो उसको क्रॉस रेफर कर दो। यू विल इंजॉय योर सोल्यूशन, एग्जामिनर विल इंजॉय योर चेकिंग। तो जितनी आसानी उसके लिए पैदा की है उतने ज़्यादा अच्छे नंबर आपको देगा। बताइए 5569.89, तो 5570 कर दो इसको। जब आपने राउंडिंग ऑफ किया तो यहाँ पे लिख दें राउंडेड ऑफ या अप्रॉक्सीमेट। ये EOQ आ गया, इसके भी जो नंबर बनते हैं वो आपको मिल जाएंगे। क्लियर जी? 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, दे विल गिव मी द मार्क्स। यहाँ पे आगे नंबर देगा। इस EOQ को मुझे ऊपर यूज़ करना है। EOQ क्या है मेरे पास? ये 5570, राइट। कुछ ज़्यादा प्रेजेंटेशन करने का शौक़ है तो लाइनें लगा लो। एग्जामिनर को आपकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। हाँ, सवाल नीट लगता, ले जी मैं इसकी लाइनें लगा लेता हूँ ताकि मैं इन्हीं लाइंस में रहते हुए ही काम करूँ, तो मेरी प्रेजेंटेशन खूबसूरत हो जाएगी। ICAP आपको प्रेजेंटेशन के नंबर नहीं देता। मार्किंग स्कीम में देखें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि प्रेजेंटेशन के नंबर, बट आप लोगों को शौक पूरा करने के लिए आई एम मेकिंग इट। ठीक है जी। अब ये 2 ऑप्शंस पे मुझे क्या करना है? टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, बस इतनी भी बहुत है। अभी मैं बहुत ज़्यादा कर दी थी। ठीक है, अब आते हैं जी प्रिक्योरमेंट कॉस्ट पे। प्रिक्योरमेंट कॉस्ट दोनों केसेस में क्या सेम होगी या मुख्तलिफ होगी? सोच के बताइए। ये सवाल है आपके पास। इन दोनों केसेस में मुझे बताइए इस कारोबार की प्रिक्योरमेंट कॉस्ट क्या है, क्या फ़र्क होगा? आप EOQ के मुताबिक ऑर्डर करें या विदाउट EOQ? कोई फ़र्क नहीं पड़ना, डिस्काउंट तो है नहीं। आप चाहे EOQ के मुताबिक ऑर्डर प्लेस करें, चाहे आप मौजूदा जो आपका ऑर्डर साइज़ है 6500 के लिहाज से उसने कहीं पर डिस्काउंट नहीं ऑफर किया हुआ। इसका मतलब दोनों केसेस में कॉस्ट सेम आएगी। इग्नोर भी की जा सकती थी, बट मैं नहीं इग्नोर कर रहा। किसी क्वेश्चन में रेलिवेंट हो जाएगी तो हम अपनी हैबिट कैसे डेवलप करें।
तो हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 78,000 और एक यूनिट कितने का मिल रहा है 177 का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वर्किंग 78,000 मुझे एक साल में चाहिए, एक यूनिट है 177 का, नहीं एक यूनिट की कॉस्ट आपने वो कैलकुलेट की थी, ये है 177,000 17,700, ये नहीं कैलकुलेट किया आपने, कॉस्ट पर यूनिट 17,700। तो बताइए क्या परचेजिंग कॉस्ट आएगी। वन 380 600 000। दरवाज़ा खोल दें भाई। 1 बिलियन इज द अमाउंट। दोनों केसेस में सेम है, अगर आप इग्नोर भी कर देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि इसकी वजह से तो कोई सेविंग हो ही नहीं रही, ना डिस्काउंट है ही नहीं, तो सेविंग भी नहीं है, तो यू कुड इग्नोर। मैं यहाँ पे नोट के तौर पे लिख देता हूँ आपके लिए, यू कुड COULD, यू कुड इग्नोर इन करंट क्वेश्चन। जहाँ पे डिस्काउंट आएगा वहाँ पे रेलिवेंट हो जाएगा। मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपकी हैबिट ऐसे डेवलप रहे। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, ऑर्डरिंग कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला भूल गया हूँ मैं, क्या था, एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स डिवाइडिंग बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एग्रीड। मेरे एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स कितने हैं 78,000। अगर मैं EOQ पे जाता हूँ तो मेरा ऑर्डर साइज क्या है, डिवाइडिंग बाय 5570, और मेरी एक ऑर्डर की कॉस्ट क्या है, के ऊपर हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट की, पर ऑर्डर कॉस्ट इज 35,200 मल्टीप्लाई बाय 35,200। तो ये मेरी आगे वर्किंग, इसके मुझे नंबर देगा वो, और इसके सामने लिख देते हैं कॉस्ट। बताइए कितनी आती है 492926। बस इग्नोर कर दें, मैंने देखे फ़ॉन्ट साइज एक जैसा रखा हुआ। ये तो मेरी आगे बेटा EOQ में अगर मैं जाऊँ तो मेरी ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है 429। EOQ में ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट सेम आती है, नीचे वाली भी सेम आनी चाहिए। लेकिन अगर मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट देखूँ 6500 की, तो क्या आएगा, एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट तो अभी भी मेरी 7800। क्या हमने ये पहले नहीं पढ़ा हुआ, हर सवाल में यही तो पढ़ा, डिवाइडिंग बाय ऑर्डर साइज कितना है आपका 6500, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 35,200 से। तो मुझे बताइए अब आपकी 6500 यूनिट्स हो तो क्या आएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट 422,400। मतलब आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम है 6500। जब आप ज़्यादा साइज मंगवा रहे हो तो कम आपकी नंबर ऑफ टन्स कम हो जाएगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे, तो इसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम। अब आते हैं होल्डिंग कॉस्ट पे। होल्डिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला मैं भूल गया हूँ, सेफ्टी स्टॉक प्लस ऑर्डर साइज डिवाइडिंग बाय 2। दिस इज माय एवरेज इन्वेंट्री। मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बहुत ज़्यादा देखिए मेरा सवाल सेपरेट नहीं है, सारी वर्किंग मैंने उसको इधर ही करके दे दी। तो दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट जो अभी तक मुझे समझ आया सवाल को हैंडल करने के लिए। तो सेफ्टी स्टॉक इस क्वेश्चन में दिया हुआ कोई जी हमें 2000 इज माई सेफ्टी स्टॉक। ले जी मैं 2000 लिखता हूँ, ये मैंने लिख दिया जी 2000 इज माई सेफ्टी स्टॉक। अब मैं अगर EOQ में जाऊं तो मैं क्या ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ 5570 डिवाइडिंग बाय 2। ये आ गया मेरा एवरेज स्टॉक। एक यूनिट को अपने पास पूरा साल होल्ड करने का खर्चा इस 177।
177, राइट। तो बताइए क्या आता है जी? के साथ प्लस लगा दें। जी बेटा जी, थैंक यू। कह रहे हैं जिसके साथ प्लस लगाएं। जी बेटा प्लस ही लगना है। हाँ जी, 846,945, थैंक यू बेटा। ये आ गया मेरा होल्डिंग कॉस्ट का खर्चा अगर मैं ईओक्यू के मुताबिक ऑर्डर देता हूँ। लेकिन अगर ईओक्यू के मुताबिक नहीं देता, अब मेरा एवरेज स्टॉक क्या आएगा? सेफ्टी स्टॉक तो सेम रहेगा। ऊपर फार्मूला मैंने एक ही दफ़ा लिखा हुआ है, 2000 प्लस ऑर्डर साइज क्या है? 6500। इसको डिवाइड कैसे करना है? 2 से। मल्टीप्लाई कैसे करना है? 177। तो बताइए अब मेरी कॉस्ट कितनी आएगी? 9250। जी बेटा, कोई नया काम किया कैलकुलेशंस के अलावा? मैथमेटिक्स की हमने थोड़ा सा फॉर्मेट बना लिया ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी रहे, लेकिन नया फार्मूला कोई नहीं यूज़ किया, नया कॉन्सेप्ट कोई नहीं यूज़ किया। ये जो मार्जिन मार्कअप है उसने हर पेपर में पूछना। कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर मार्जिन मार्कअप के बगैर नहीं है। कोई सवाल आपको सीधी तरीके से नहीं देगा, उसने आपको डेरिवेशंस करानी है। कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ वो एनालिटिकल स्किल्स चेक करता है कि बच्चा रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकता है कि नहीं। तो इस पेपर में समझ लें 40 नंबर आपके मैथमेटिक्स के। और बाकी तो सवाल आसान है। अगर वो आपको सीधी सीधी चीज़ें दे देता कि होल्डिंग कॉस्ट है पर यूनिट, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर यूनिट, ये एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स हैं, तो आपने तो ऐसे ऐसे कैलकुलेट करके बता देना था, ये लो भाई ये तुमने पूछा मेरे से। तो टोटल बताइए बेटा जी अब क्या कॉस्ट आती है अगर वो ईओक्यू में जाता है तो? 188 शुरू से 138 ये कॉमा और ये कॉमा। और दूसरे सिनेरियो में बताइए 138 195 1650। तो ये कॉमा और ये कॉमे में ना चले जाना, और ये कॉमा 1.381 बिलियन। क्या सवाल खत्म? बच्चे यहाँ तक करके आ जाते हैं। ना ना ना, आधा नंबर तो अभी भी रहता है मेरा, आधा नंबर भी तो लेना है मैंने। इसको सेविंग बतानी है। ईओक्यू में देखें कॉस्ट कम है या 6500 में कम है? ईओक्यू में कम है 1381। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, कंट्रोल सी, ताकि बार बार आपसे पूछना ना पड़े मुझे। अब आते हैं सेविंग में। यहाँ पे सेविंग में मुझे दोनों अमाउंट्स चाहिए। क्यों नहीं दी भाई? टेक्नोलॉजी हेल्प मी। टेक्नोलॉजी हेल्प मी। इतनी दूर जाके क्यों हेल्प कर रही? ये लो, लें जी, ये मेरे पास आ गई ईओक्यू की टोटल कॉस्ट माइनस पुराने ऑर्डर साइज की। अब लेकिन एग्जामिनर को बताइए ये आपने कहाँ पे कैलकुलेट किया भाई? वर्किंग नंबर 5 में देख लो एग्जामिनर साहब, ये भी वर्किंग नंबर 5 में है। ये मैंने उसको रेफरेंस ये बताइए सेविंग की अमाउंट क्या है? 11779। इतनी वर्किंग करने के बाद 11,700 नेगेटिव में नहीं हो सकती, सेविंग आनी है। कहीं पर गलती की होगी, पर कैलकुलेशन में टोटल करें ज़रा, टोटल ठीक लिखा हुआ। अच्छा ये नहीं आना चाहिए यार, ये सेम आना चाहिए, गलत है, हमने ये नहीं ठीक किया हुआ। ये दोबारा कैलकुलेट करें। ये ऊपर 492 जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट भी वही आनी चाहिए। जरा दोबारा कैलकुलेट करेंगे ये वाली रो को। निकम्मो, मैं भी कैलकुलेटर निकाल 5570 डिवाइडिंग बाय 2 प्लस 2000
मल्टीप्लाई बाय 177, ये कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल से जो आपने लिखी ना परचेज कॉस्ट है, उसमें मैंने आपको कहा था कि ऑर्डर कॉस्ट आपने लिखी 35,000 आ रही है। क्या चीज़? नीचे लिखी ऊपर सेल प्राइस क्या है हमारी? व्हाट इज सेल प्राइस? 22,125। हाँ जी, एक मिनट 22,625 मैंने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। 177, 35,200, 17,700, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट इसमें भी ज़्यादा लिखी हुई है 846। होल्डिंग कॉस्ट ये तो सेम आनी चाहिए। 1381, 939, क्या गलत किया? परचेज कॉस्ट 1380, 846, नीचे तो ठीक है। 939 आ रहा है, 939। हाँ जी, परचेज कॉस्ट निकालनी है वो। परचेज कॉस्ट क्या है बेटा? 177,700 है। अच्छा, ये क्या आया था? दोबारा बताइएगा बेटा जी। 846145 8461 6945 6945। अब ग्रैंड टोटल करें, इसको तो सेम आना चाहिए। अच्छा, वो सेफ्टी स्टॉक नहीं होगा तो सेम आएगी, ठीक है। सेफ्टी स्टॉक के बगैर कीजिएगा, सेम नहीं आती। अगर सेफ्टी स्टॉक ना हो 5570 डिवाइडिंग बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 177, सेफ्टी स्टॉक की वजह से ज़्यादा सेम आती है ना। सेफ्टी स्टॉक की वजह से हमारी होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा। ओके, अब ज़रा बेटा ग्रैंड टोटल दोबारा कीजिएगा दोनों ऑप्शंस में। नहीं बेटा, ये इसका ग्रैंड टोटल यही आ रहा है जो आपके पास लिखा हुआ है। इसका ग्रैंड टोटल चेक करें दोबारा। इसका ग्रैंड टोटल 22,000, 5,000 का फ़र्क है, यहाँ पे तो 1,00,000 का फ़र्क है, तो ये टोटल नहीं ठीक है आपका। तो फिर देखिए ये मेरी कॉस्ट है। अच्छा ठीक है, ये पहले वाली कॉस्ट थी। ओहो, अल्लाह के बंदो, टेक्नोलॉजी समटाइम धोखा भी दे देती है। कॉस्ट सेविंग निकालनी है ना, तो हमने उल्टा लिख दिया। पुराने तरीके में ये कॉस्ट थी और EOQ में कम होनी है ना, तो कम कॉस्ट पहले, ज़्यादा वाली पहले आएगी, ज़्यादा में से कम वाली माइनस करनी है। और पुरानी कॉस्ट ज़्यादा थी, सेविंग निकालनी है ना, तो वो अभी भी ज़्यादा ही है। एक छोटी सी गलती ने क्या से क्या बना दिया। ये देखें, ओल्ड कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट एट EOQ, ठीक है। EOQ नीचे वाले को भी स्विच ऑन कर दें तो आंसर यही आएगा, लेकिन अब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा, राइट। हम लोग ना टेक्नोलॉजी की वजह से इतने हार्ड राम हो गए हैं कि दोबारा लिख भी नहीं रहे। कैसा है? आप भी ऐसे करके इसको ठीक कर लें। अब देखिए ये सेविंग आ गई आपके पास, दिस वाज द रिक्वायरमेंट। ओके, तो हमें दो बातें पता चली इस क्वेश्चन में। पहली बात ये पता चली कि जब हमारा सेफ्टी स्टॉक होता है तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट सेम नहीं आती। EOQ की जम्पशन है कि नो सेफ्टी स्टॉक, तो दोनों सेम आएंगे, लेकिन हमारे सवाल में सेफ्टी स्टॉक था, ठीक है। दूसरी बात, अगर EOQ पे जाते हैं तो डेफिनेटली किसी और ऑर्डर साइज से कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे। अब आपने घर जाके क्या करना है? ये तो सवाल था ना आपका जो क्लास में हो गया। अब घर जाके आपको दूसरा पास पेपर देते हैं, ज़हन में रखना, करना ये सब कुछ है, नया कुछ नहीं करना। मैंने कोई नया फार्मूला लिखवाया, सिर्फ मार्जिन मार्कअप एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो भी आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग में और मैथ्स में पढ़ा हुआ। आज आपका होमवर्क क्या है? दिस इज दी होमवर्क। विद सोल्यूशन दूंगे, विदाउट सोल्यूशन दो? विदाउट सोल्यूशन ना। ये मैंने इसको किया कॉपी, सोल्यूशन कल आपसे शेयर करेंगे।
कोशिश करें कि विदाउट सोल्यूशन, क्योंकि पेपर में सोल्यूशन नहीं होगा, हैबिट डेवलप करें। मैंने ऊपर सारा फॉर्मेट बड़ी अच्छे सी तरतीब से किया, आपने भी कोशिश करनी है बेटा इसी तरह से तरतीब में अपने मार्क्स लें। तो को आ जाओ। ब्रीफ सी रीडिंग दे देता हूँ। रिक्वायरमेंट क्या है बेटा जी? कैलकुलेट EOQ, आपने EOQ कैलकुलेट करना है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? अ वेंडर हैज़ ऑफर्ड टू CL अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 2%। अब आपकी परचेज कॉस्ट में फ़र्क आएगा। अब 2% डिस्काउंट आ गया ऑन ऑर्डर ऑफ मिनिमम 7500, 7500 दें, 7500 यूनिट्स का ऑर्डर दें तो आपको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। एडवाइस CL वेदर द ऑफर ऑफ द वेंडर में बी एक्सेप्टेड, क्या हमें ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है जी। एक दफ़ा रीडिंग दे देते हैं। चोको किंग लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स वेरियस ब्रांड ऑफ चॉकलेट हैविंग एनुअल डिमांड ऑफ 80,000। अब ये किसकी है जी? प्रोड्यूस एंड मार्केट करते हैं ऑफ वेरियस ब्रांड्स चॉकलेट हैविंग एनुअल डिमांड ऑफ 80,000 यूनिट्स। चॉकलेट्स की 80,000 एनुअल डिमांड है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कोको पाउडर। अब कोको पाउडर की डिफरेंट चॉकलेट्स भेजते हैं, सिर्फ कोको पाउडर का नीचे डाटा दे रहा है। विच इज मेन कंपोनेंट ऑफ चॉकलेट विच रिप्रेजेंट 90% ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। यानी अब जो चॉकलेट आप खाते हो उस चॉकलेट में पाउडर डलता है। तो अगर आप एक चॉकलेट खा रहे हो तो उसका 90% इज रॉ मटेरियल। तो आपकी चॉकलेट ज़्यादा, रॉ मटेरियल उसमें कम है, क्योंकि चॉकलेट में शुगर भी डलेगी, मिल्क भी डलेगा। उसमें जो कोको पाउडर डाल रहा है हम उसका सवाल कर रहे हैं, तो हमने कोको पाउडर का ऑर्डर प्लेस करना। कहता है जी प्रोसेसिंग लॉस आर 4%। यानी अगर आपने 1 kg चॉकलेट बनानी है, अब ये मैथमेटिक्स है, 1 kg चॉकलेट बनाना चाहते हो तो आपको कोको पाउडर कितना चाहिए? कोको कितना चाहिए होगा आपको? 90% है तो आपको 900 ग्राम चाहिए होगा। लेकिन 900 ग्राम भी नहीं, 900 ग्राम में से 4% तो लॉस हो गया। तो ये जो 900 है ये कितना बचेगा? 96%। तो डिवाइडिंग बाय 96 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आपको जो 1 kg के लिए चोको चाहिए वो कितना चाहिए? मल्टीप्लाई करें, 937.5। 937.5। 1 kg चॉकलेट के लिए आपको इतना कोको पाउडर चाहिए। इतना कोको पाउडर मंगवाएंगे, उसमें से 4% लॉस हो जाएगा, बाकी जो है वो 1 kg में चला जाएगा। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स थी जो उसने आपसे कैलकुलेट कराई। मैंने इसको अनफोल्ड कर दिया। अब ये 1 kg के लिए है। अब आपने कितने kg, आपको कितने चाहिए? 80,000 kg है। 80,000 kg मल्टीप्लाई बाय 937.5, यानी आपको 80,000 का कैलकुलेट करना है। मैंने आपको हिंट दे दी है, मैंने 1 kg का हिंट दिया, आपने 80,000 के लिए कैलकुलेट करना। मेरी बात समझ आई आपको? कैलकुलेट कर देते हैं फिर फंसे लोगे। एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स इज इक्वल टू 80,000 kg चॉकलेट्स चाहिए। कोको पाउडर कितना है? इसका 90%, लेकिन 90% तो इसमें डलता है, लेकिन 4% लॉस भी तो होता है ना। डिवाइडिंग बाय, आप इसको कर लें 96 मल्टीप्लाई बाय 100, या डिवाइडिंग बाय 0.96 भी कर सकते हैं। अब आपके पास एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स आ जाएंगे। ये एक चैलेंज था। अगर आपको पेपर में नहीं समझ आ रहा तो क्या करोगे? इसको एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स को एज्यूम कर लें 10,000। इसको एज्यूम कर लें, पेपर में नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है तो एज्यूम कर लें 10,000। एज्यूम करके पूरा सवाल सॉल्व करके आ जाए। इस रिक्वायरमेंट के 2 नंबर होंगे, 3 नंबर होंगे, काट लो भाई, नहीं चाहिए। बाकी अगर 12 नंबर है तो मुझे वो तो मिल गए ना। तो किसी एक पॉइंट की वजह से, 2 पॉइंट्स की वजह से आपका सवाल इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहिए। आई एम गिविंग यू द पीस ऑफ एडवाइस। बाकी सारा सवाल आसान होगा, कोई एक आधा पॉइंट हर सवाल में उसने मुश्किल पहुंचना। अब ये एग्जाम एनवायरनमेंट में बच्चों की कैलकुलेशंस मुश्किल है, लेकिन जब आप इंशाल्लाह पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगी। अच्छा इतने % ग्रोस करना, नेट करना, ग्रोस करना, ये हमने ग्रोस किया 100% पे लेके गया 96 में से। नेटिंग ऑफ करना सीखेंगे, ग्रॉसिंग ऑफ इतनी दफ़ा करनी है
कि पेपर तक विल बी एक्सपायर्ड, तो ये वाला पॉइंट हमें चैलेंज नहीं देगा पेपर तक। ओके, अल्लाह हाफिज। ये एक सवाल एक और दे दूं, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज।